कारण जानना भी चाहिए और जानने योग्य भी है, क्योंकि लोकतंत्र बहुतंत्र या भीड़ तंत्र का शासन नहीं होता। अगर भीड़ तंत्र का शासन होता तो फिर किसी की आवाज कुचली जा सकेगी। लोकतंत्र में और भीड़ तंत्र में एक आमूलचूल अंतर है साथियों। लोकतंत्र में फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार जैसे जो आपको शस्त्र दिए गए हैं, असल में यह अस्त्र शस्त्र जो आपको बचाने के विधान हैं, जब सरकारें अपने बहुमत के आधार पर भीड़ तंत्र के आधार पर निर्णय लेने लगे, उस समय से बचने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो लोकतंत्र में मूल अधिकार में दिए गए हैं। मूल अधिकारों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आपके हितों की सुरक्षा करने के लिए बना है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून एक आम नागरिक, देखिए एक बात यहां पर समझने योग्य है, कुछ लोगों को शायद ये डेमोक्रेसी का अर्थ भी ना पता हो। लोकतंत्र का अर्थ उन्हें लगता है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। यदि यह व्याख्या आपको समझ में आती है तो इस व्याख्या में कुछ अधूरापन है, उसे भी समझ लेना जरूरी है, तब जाकर के शायद आप इस परिभाषा को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। परिभाषा में जहां आप जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन सुनते हैं, वहां यह भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में सरकारें चुनी हुई होती हैं और सब लोग सर्वमान्य तरीके से किसी एक व्यक्ति को नहीं चुनते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बहुमत निर्णय करता है कि किसे शासन करना है, लेकिन जो अल्पमत में रह गए उनका क्या होगा। यदि देश के अंदर 100% आबादी ने 50% से अधिक वोट के साथ किसी भी पार्टी को चुना, और जब भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो ऐसी स्थिति में तो 50% से भी ज्यादा लाने की आवश्यकता नहीं है, सबसे अधिक अपना समर्थन लाने की आवश्यकता है। संभव है अगर 6 पार्टी खड़ी हो और 20-20% सबको वोट शेयर मिल रहा हो, तो अगर 21% भी किसी को मिल जाए, अगर 5 पार्टी खड़ी हो 20-20% मिल रहा हो, किसी को 21 और किसी को 19 भी मिल जाए, तो 21% का जो प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है, संभव है वो पूरे 100% पर राज करे। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमियों में से एक है। जहां लोकतंत्र आता है, सुनने में आता है कि जनता का शासन है, लेकिन जनता में बहुमत का शासन है, यह लोकतंत्र का सेकंड विधान है। और उस सेकंड विधान में अगर 21% लोग 100% लोगों पर शासन करेंगे, तो क्या 100% लोगों के अधिकारों की सुरक्षा होगी? और अगर 100% लोगों के अधिकारों की सुरक्षा होगी, तो यदि नहीं हुई तो क्या होगा? ऐसे देश में सुप्रीम कोर्ट की सबसे अहम भूमिका होती है। चाहे आप लोकतंत्र की कितनी भी गणगाथा गाएं, आप कितने भी कानूनों की दुहाई दें, लेकिन लोकतंत्र को बचाने में जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है वो है न्यायपालिका। कारण क्या है? यदि आप में से 80%, अब देखिए 21% वाली पार्टी अगर शासन करने लगे, हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है, अभी जैसे टर्की के इलेक्शन कल कवर किए थे हमने, उसमें 51% पर निर्णय होता है कि हां भाई 50% से ऊपर जिसके आ गए उसकी सरकार बनेगी। ये समझ में आता है, अमेरिका में समझ में आता है, फ्रांस में समझ में आता है। इंडिया जैसे देश में जहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां पर कितना भी % पर वोट शेयर रखने वाला व्यक्ति पूरे देश पर राज कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर किसी एक तबके का, एक वर्ग का, एक ग्रुप का हित रखने वाले, और आप में से कई बार लोगों को क्या लगता है कि किस आधार पर सरकारें बनी हैं, यह देखना योग्य होता है। कईयों को यह दिखाई देता है कि कौन सी पार्टी धर्म का फेवर कर रही है, देश के अंदर कौन सा धर्म बहुमत में है, उसी की सरकार होनी चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, जब प्रताड़नाएं होने लगती हैं तो वो धर्म देखकर नहीं होती हैं। अगर धर्म ही देखने वाला योग्य कारण होता तो आज देश के अंदर जो 3 करोड़ से अधिक केसेस कोर्ट में दर्ज हैं, अगर आप उन्हें धर्म के आधार पर देखेंगे तो भी वहां पर जो बहुसंख्यक हैं उनके केसेस ज्यादा मिलेंगे। फिर न्याय कहां है? आज जिस मुद्दे की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो धर्म के आधार पर नहीं है, और यही आपको जानना चाहिए। देश में रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की मनाही है, और इस डिस्क्रिमिनेशन की मनाही को आर्टिकल 15-16 के तहत हमारे भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों के तहत दिया है। और मूल अधिकार सही से लागू हो, यह सुनिश्चित करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। यदि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कमजोर महसूस करेगी तो क्षेत्र के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और धर्म के आधार पर ना जाने कितने प्रकार से विभेद होता रहेगा। और यह डिस्क्रिमिनेशन कभी ना कभी किसी ना किसी को प्रताड़ित करेगा, और यह प्रताड़ना लोकतंत्र के लिए सबसे नुकसानदेह होती है। लोकतंत्र की बहाली इस बात पर नहीं कि बहुसंख्यक का शासन है या नहीं, लोकतंत्र की बहाली इस बात पर है कि जो अल्पमत में है, जो व्यक्ति सबसे नीचे की अंत्योदय की स्थिति में खड़ा हुआ है, जो अंत में खड़ा है पंक्ति के, जो सबसे नीचे आपके कैटेगरी में आता हो, चाहे वो धन के आधार पर हो, चाहे वो रिसोर्सेज के आधार पर हो, चाहे वो शिक्षा के आधार पर हो, चाहे वो संपत्ति के आधार पर हो, चाहे वर्ग व्यवस्था के आधार पर हो, उसकी सुनवाई हुई या नहीं, तब जाकर के लोकतंत्र अथवा राम राज्य की स्थापना होती है।
जिस लोकतंत्र में राम राज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी, असल मायने में वो राम राज्य ये नहीं कि बहुसंख्यक का शासन हो, असल मायने में है कि जो खड़ा हुआ अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है उसकी सुनवाई अथवा उसके बारे में किसी प्रकार की विचारधारात्मक व्यवसाय बात हुई अथवा नहीं हुई। मेरे प्यारे साथियों, आज जो विषय है जिसके बारे में चर्चा हो रही है वो विषय आप सबको बहुत परेशान करता है, लेकिन असल मायने में आपको यह नहीं समझ में आता कि लोकतंत्र क्या है। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि आप इस बात को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। असल मायने में लोकतंत्र की व्याख्या जब हम करने निकलते हैं तो उन वर्गों का, जिन वर्गों का, आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि हो सकता है कि ये तीन पहलवान किसी पार्टी विशेष के बहकावे में आकर या अपोजिशन के बहकावे में आकर ऐसी बात कर रहे हैं।